भगवा को अपमानित करके क्या साबित कर रहा है? आप लाल को अपमानित नहीं करते हैं। आपका भगवा को कोई कुछ कह दे तो गलत, हरे को, लाल को, नीले को कितनी भी गाली दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला भगवा रंग रह गया है देश में। राकेश मुस्कुरा रहे हैं जो बात आशुतोष कह रहे हैं। देखिए आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी के नाम के आगे उनकी जाति नहीं लिखी होती है। मैं आज तक जान नहीं पाया था उनकी जाति क्या है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी की जाति जानते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जाति कैसे बताई जाए, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की जाति नहीं होती है। उन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। अब उनकी जाति नहीं है, उनका जाति में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन अब वो दीक्षा ग्रहण करने के बाद किसी जाति के बंधन में नहीं है। बावजूद इसके लगातार नैरेटिव गढ़ने का ये प्रयास कुछ पत्रकार लगातार करते रहते हैं, विपक्षी दल के लोग लगातार करते रहते हैं, लेकिन आप निराश होंगे, हताश होंगे। मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा। नहीं, एक मिनट राकेश, चाहिए कड़वी हकीकत नहीं है। राकेश एक मिनट रुकिएगा कि ठाकुरवाद का एक आरोप तो योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर चस्पा है पिछले कुछ सालों से। इस बात को आप क्या डिनाई करेंगे? देखिए संदीप जी, चस्पा नहीं, देखिए ये उसी तरह से चस्पा किया जाता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, मुसलमानों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी, उनका वोटिंग राइट्स तक छीन लिया जाएगा। ऐसी बातें भी नैरेटिव गढ़ने वाले लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर और जगह जगह पर फैलाने का काम करते हैं। मौका देते हैं राकेश जी, बिहार के बीजेपी के विधायक ने कहा उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। आवास दिए तो इन 44 लाख प्रधानमंत्री आवास में नहीं, मैंने नहीं कहा, ये आपके विधायक ने कहा ना, आपके विधायक कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक टाइप के लोग। ये नहीं, आपके बिहार के विधायक, किसी का राइट नहीं छीना जाएगा। आपके बिहार के विधायक कहते हैं इनके तो मताधिकार को छीन लेना चाहिए। तेलंगाना के आपके विधायक कहते हैं जो हमें वोट नहीं देगा उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। ये भी चलता है ना। तो सुकेश यही कह रहे हैं कि मौका आप देते हैं। देखिए संदीप जी, बयानों के आधार पर अगर राजनीति को देखेंगे, नहीं, बयानों के आधार पर अगर राजनीति को देखेंगे तो मुझे लगता है राजनीति किसी दूसरी दिशा में चली जाएगी। किस व्यक्ति ने क्या बयान दिए हैं और बयानों की उनकी पार्टी में हैसियत क्या होती है या उनके बयान को पार्टी किस गंभीरता से लेती है, ये सारे दलों के भीतर तक चेक किए जाने चाहिए। और नेतृत्व ने उन बातों को लेकर के अपना स्पष्टीकरण क्या दिया है, अपना स्टैंड क्या क्लियर किया है। पार्टी के प्रवक्ता इसीलिए होते हैं ना, पार्टी की राय बताने के लिए। अधिकृत तौर पर मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूं कि पार्टी इस तरह की किसी राय से सहमत नहीं है। हम भारत के सभी गुड कॉप बैड कॉप वाली बात हो गई जो सुकेश कई बार कहते हैं। ये गुड कॉप, ये आप तो वकील हैं राकेश, गुड कॉप बैड कॉप, आप गुड कॉप बनकर आ जाते हैं कि प्रवक्ता के नाते मैं आधिकारिक बयान दे रहा हूं, हमारी पार्टी इस तरह के बयानों से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ती है और भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और वो बैड कॉपों को खुली छूट मिली हुई है कि जाओ भैया दो ऐसे बयान। नहीं, बिल्कुल किसी को खुली छूट नहीं है। नहीं, बिल्कुल किसी को खुली छूट नहीं है। ऐसे बयानों पर कार्रवाई भी होती है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने अपने बयानवीर नेताओं पर कार्रवाई करने का भी मादा दिखाया है, वरना किसी ने बयानवीर नेताओं पर कार्रवाई तक नहीं करते, उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और कार्यकर्ता नेता तो छोड़िए, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा जाता है। आज ही सिराथू में डिंपल यादव जी ने बयान दिया है। अब डिंपल यादव जी का बयान देखिए, डिंपल यादव जी के बयान से अखिलेश जी अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। डिंपल जी ने कहती हैं कि जंग लगने वाला जो रंग होता है वही रंग है जो मुख्यमंत्री जी पहनते हैं। यानी भगवा को अपमानित करने के पीछे क्या रणनीति है? आप मुख्यमंत्री किस रंग के कपड़े पहनते हैं इस पर राजनीति करना चाहती हैं क्या? आप भगवा को अपमानित करके क्या साबित कर रहे हैं? आप लाल को अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री लाल को टेरर, रेड अलर्ट नहीं कहते हैं। रंगों की राजनीति किसने शुरू की? मतलब आपका भगवा को कोई कुछ कह दे तो गलत, हरे को, लाल को, नीले को कितनी भी गाली दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला भगवा रंग रह गया है देश में। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल, मैं कुछ रंग ऐसे होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ आस्थाएं जुड़ती हैं, हरा भी है, देखिए लाल के साथ नहीं, हरा भी है जिसको नहीं, हरे के बारे में फिर बात करेंगे क्या? हमने नहीं, देखिए फिर नहीं, हमने बिल्कुल हरे रंग को लेकर के कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है। हमने कोई टिप्पणी हरे रंग को लेकर के नहीं की, लाल पे की है ना। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को लेकर के टिप्पणियां की जा रही है, आप मुख्यमंत्री जी के कामों को लेकर आलोचना करिए ना। चलिए, नहीं, मुद्दे पर आते हैं। जो सवाल दरअसल, एक मिनट राकेश, जो सवाल आशुतोष उठा रहे थे, देखिए 2017 में ये बात मैंने पहले भी उठाई है कि 2017 में बंद मुट्ठी थी।
दरअसल चेहरा बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी थे। उस वक्त आपने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया था। हाँ, अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, तो वो पिछड़ा कार्ड अच्छा चला। और यहां पर अब योगी आदित्यनाथ की बिना पर 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पिछड़ी जाति की वो लामबंदी क्या आप कर पाएंगे? दरअसल सवाल आशुतोष ये उठा रहे थे। देखिए संदीप जी, ये बात लगातार पहले चरण से शुरू की जा रही है। पहले चरण में कहा गया ये जाट लैंड का चुनाव है, दूसरे चरण में कहा गया ये मुस्लिम का प्रभाव का चुनाव है, तीसरे चरण में कहा गया ये यादव लैंड का चुनाव है। ये हर बार अब कहा जा रहा है पिछड़े लैंड का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश को जातियों में जो बांट करके बार बार समीक्षा करने की कोशिश करते हैं ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आशुतोष जी सवाल का जवाब दे। 2017 के चुनाव में नोटबंदी को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे कि नोटबंदी विफल हो गई है और नोटबंदी के से गरीब बहुत परेशान हुआ है, नोटबंदी पर जनता खारिज कर देगी। सराहना करिए ना। नहीं, वो तो नोटबंदी ना वो 8 नवंबर को हुई थी, सरकार बनी 8 नवंबर को हुई थी। राकेश थोड़ी चीजें पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है ना। राकेश ना प्लीज रोकूंगा आपको। मैं बिल्कुल रोकूंगा। पर ये मान लेंगे कि अब 1 मिनट अब मुझे स्क्रीन पर लाइए ना। राकेश, नोटबंदी की आपने बात की, वो 8 नवंबर 2016 को हुई। उसके 3 महीने के अंदर चुनाव हुए। तब लोगों को लग रहा था काला धन आएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। नोटबंदी की मार तो 2020 में जाकर पता लगी अर्थव्यवस्था को। यहां पर वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सही साबित हुए कि ये नोटबंदी ले डूबेगी, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 2% गिरेगी। वो गिरी, 2% से भी ज्यादा गिरी। आ रहे हैं पर जो शरद कह रहे हैं, फिर मुस्कुराए आप। जरा वजह का भी खुलासा कर दीजिए। नहीं, मैं देख रहा हूं कि इस पैनल में शायद आज शपथ ग्रहण की तारीख तय कर देंगे। कई वरिष्ठ पत्रकार मिलकर के अखिलेश यादव जी को आज मुख्यमंत्री घोषित कर ही देंगे। लेकिन मैं आप इस डिबेट के रिकॉर्ड को रखिएगा। नहीं, हम सब रखते हैं, फिर बात करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि यही पैनल एक बार फिर बैठाइएगा। नहीं, इसी पैनल को एक बार फिर बैठाइएगा। नहीं, ठीक है, वाजिब है, आप चुनौती दे रहे हैं। और यहाँ पर शरद भी होंगे 10 तारीख को, आशुतोष भी होंगे, चिंता मत कीजिए। मैं याद दिलाऊंगा कि आपने चुनौती दी। बातों के आधार पर है। शरद जी ने कहा कि मैंने सुनी हुई बात है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, शरद जी ने कहा कि मैंने सुनी हुई बातों पर है। मैं अभी सिराथू से आ रहा हूं। सिराथू में आज अब गृहमंत्री जी का कार्यक्रम था और जिस तरह का अभूतपूर्व जनसैलाब दिख रहा है, जिस प्रकार की विकास के कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, ये उसी तरह का उत्साह है जैसा 2014 में था, ये उसी तरह का उत्साह है जैसा 2017 में था, ये उसी तरह का उत्साह है जैसा 2019 में था। और इसीलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार भी 300 पार ही होने जा रहा है। नहीं, आप अपनी बात कह रहे हैं और क्यों ना, और आपको पूरा हम मौका दे रहे हैं ये कहने के लिए। पर यहां पर दिलचस्प ये हो रहा है कि किसी के क्या इतनी कंफ्यूजन है, इतना असमंजस है, हर तरफ से ताल ठोकी जा रही है कि जी बीजेपी कहती है हम जीतेंगे, समाजवादी कहती है हम जीतेंगे, अब मायावती भी कहने लग गई हम 300 जीतेंगे। वो कोई 202 के आंकड़े की बात नहीं कर रही है। पर पंकज, अमेठी और सुल्तानपुर नाक की लड़ाई साबित होंगी इस बार आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। इस 5वें चरण का सबसे बड़ा हासिल कांग्रेस का क्या होगा, वो अमेठी सुल्तानपुर बताने वाले हैं क्या? बिल्कुल। और अगर आज आपके पास तस्वीरें पहुंची हो, वीडियोस पहुंचे हो और लोगों का, अब चूंकि ये कहना एक रेटोरिक है कि जन सैलाब सब लोग कह रहे हैं, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में भी इस इलाके में जिस तरह से आज राहुल जी या प्रियंका जी के लिए लोग उमड़े हैं, वो विजुअली आपको समझ में आ सकता है बहुत कुछ। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि आप एक नेशनल चैनल पे कोई भाजपा का प्रवक्ता ये कह रहा है कि वो जाति छोड़ दी योगी आदित्यनाथ ने, तो मैं याद दिलाना अपना फर्ज समझता हूं कि बाकायदा चैनल के एक इंटरव्यू में, दूसरे चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने छाती ठोक के कहा था कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और उत्तम कुल में पैदा होने का मुझे गर्व है। यानी जिस संन्यास परंपरा में आप अपने परिवार, नाते, रिश्तेदार, हर चीज को, यहां तक कि अपने पिता की अंत्येष्टि में इसी तर्ज पर नहीं गए, वो आज सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मुझे गर्व है, मैं उत्तम कुल में पैदा हूं। तो इस देश के, प्रदेश के तमाम उन लोगों को जो कथित रूप से उत्तम कुल में नहीं पैदा हुए, उन्हें समझ में आता है कि वो नीच कुल में पैदा हुए हैं। ऐसा मानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट। और ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, ये उनके आचरण का मामला है। बार बार मुख्तार और अतीक, मुख्तार और अतीक। अरे भाई, जिस तरफ अब चुनाव जा रहा है, तो पूर्वांचल के बड़े बड़े माफियाओं के नाम आप ले लीजिए, एक पर भी कार्रवाई नहीं होती है। वो क्रिकेट खेल रहा है जो 25,000 का सवारी है, और
उसमें इनाम है बाकायदा 25,000 का, वो फरार चल रहा है और बाकायदा वो घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से इस बात को देख रही है और इस बात से आहत है कि गोरक्षनाथ पीठ का एक पीठाधीश्वर अपने को जाति धर्म इन सब की चीजों में बांध रहा है। कहा गोरखनाथ की परंपरा और कहा ये योगी जाति धर्म में तो सब बांटते हैं ना, ये अकेले योगी आदित्यनाथ तक सीमित कहाँ है पंकज? इसलिए कि योगी आदित्य अपने आप को ब्राह्मण जनेऊधारी ब्राह्मण बताते फिरे थे ना 2019 के चुनाव में राहुल गांधी बताते फिरे थे ना कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने कि मुझे गर्व है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं इस बात का दावा चुनौती दे सकता हूँ। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे गर्व है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण। पर ये बताने की नौबत आई ना, बताते फिरे ना देश को। दूसरी बात में एक चीज पे ध्यान रखिए, योगी आदित्यनाथ को क्या एज है कि वो संत परंपरा, वो संत हैं, वो महात्मा हैं, वो उनको देखकर तो जो है सबको जो है वो मतलब श्रद्धावनत हो जाना चाहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से इस बात को समझ गई है। आपने वो तुलसीदास का वो बड़ा मशहूर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लख सुबेश जग पंचक जेऊ और वेश प्रताप पूजिय ही तेऊ और उघरई अंत न होए निभाऊ काल नेम जिन रावण राहु। तो रावण और कालनेम भी भगवा पहन के राम राम कह के अपने को भक्त बताने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका आचरण उनकी असलियत बता देता है। उत्तर प्रदेश को राम राज्य का अगर अर्थ है कि दैहिक दैविक भौतिक ताकत, तो तीनों कसौटियों पर देख लीजिए सबसे गरीब प्रदेश। चलिए योगी आदित्यनाथ की तो बात हो गई, राहुल गांधी की बात करते हैं। सुल्तानपुर और खास अमेठी पंकज, अमेठी तो रियल लिटमस टेस्ट है ना, अग्नि परीक्षा है। यहां से हारे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी ने हराया। क्या हो जाता है? ना ना ना, हाँ देखिए आप दो चीजों को मत जोड़िए। बिल्कुल हारे, ये फैक्ट है, फैक्ट को कौन डिनाई कर सकता है। जैसे ये फैक्ट है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथ में कटोरा आ गया। एक कानून बनाया था राइट टू फूड कांग्रेस ने, जिसकी वजह से हर सरकार किसी भी मुसीबत में लोगों को मदद देने के लिए बाध्य है। लेकिन उसका ये फर्ज है कि लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले जाए, मजबूरी में ही दे। आज इन्होंने लाभार्थी योजना जिसको आप कह रहे हैं, वो दरअसल लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ने का अभियान है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, हम 5 किलो राशन दे देंगे, हम तुम्हें 2,000 रुपया दे देंगे हर 4 महीने बाद किसान को, लेकिन हम डीजल के दाम 100 कर देंगे और प्रति एकड़ तुम्हारी जो लागत है वो 30,000 रुपए बढ़ जाएगी। यानी अगर 5 एकड़ आपके पास जमीन है तो 1.5 लाख का नुकसान करा के आप 6,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये जो जनता को बेवकूफ बनाने की पूरी कवायद है। अरे आप महंगाई कम करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, क्या तर्क है इसका? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, एक जवाब चाहूंगा, 40 सेकंड आपके पास राकेश। नहीं, एक तो चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज जी ने मुख्यमंत्री जी के पूर्व जन्म का नाम लिया, पूर्वाश्रम का नाम लिया है, और मैं इसलिए बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा, मेरा भी समय इनको दे दीजिएगा। ये 40 सेकंड दिए, 20 सेकंड मेरे पास रखिए, बाकी समय भी इनको दीजिए। ये जितना ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को गाली देंगे उतना ज्यादा वोट हमारे बढ़ते जाएंगे। यही रणनीति थी इनकी ना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने की। मणिशंकर अय्यर जी, इन्होंने नेता उतार दिए थे अपने, गाली दो, लगातार गाली दो। जितनी गाली देंगे उतना वोट हमारा बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपना समय पंकज जी को दे रहा हूं। ये जितनी बार अजय सिंह बिष्ट कहेंगे उतनी बार लोगों को एंटोनियो माइनो ध्यान में आएगा। अच्छा, आप ये गाली नहीं होती, उतनी बार बियांका आप गाली नहीं देते। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आपके नेता को कोई कुछ कह दे तो वो गाली हो जाती है। नहीं, मैंने नहीं दिया है। नहीं, गाली सर्टिफिकेशन एजेंसी खोल ली है क्या आप लोगों ने? मैं तो इसीलिए क्या गाली है क्या नहीं आप सर्टिफाई करेंगे? ये जितनी बार नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हिंदू धर्म की इनको थोड़ी सी भी ज्ञान होता, इन्होंने जो एक चौपाई पढ़ करके सुनाई है ना, जिसको ये टीवी डिबेट्स के लिए रट करके आते हैं, अगर ये हिंदू शास्त्रों का ज्ञान इनको होता तो इनको मालूम होता कि संन्यास परंपरा क्या होती है, दीक्षा व्यवस्था क्या होती है। वही तो सवाल कर रहे हैं कि जाति से ऊपर अगर संत उठ जाता है तो मैं उच्च जाति में उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, ये ताल ठोकने की क्या जरूरत? ये सवाल था पंकज का। देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इन्होंने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं, पूरा सवाल सुना नहीं, पूरा जवाब सुना नहीं। स्पष्ट तौर पर यह सत्य नहीं मिटाया जा सकता है कि उनका एक जाति में जन्म हुआ है। ये सत्य है, ये तथ्य है, उससे तो परे नहीं जा सकता। लेकिन ये सत्य और तथ्य है कि उन्होंने अपने आप को संन्यास नहीं, उन्होंने संन्यास, उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने कहा क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, इस बात का गर्व है, लेकिन अब मेरी कोई जाति नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बिना फिर से मुद्दे पर आते हैं, कंक्लूडिंग कमेंट्स की तरफ जा रहा हूं। आशुतोष, तो सबसे डिफाइनिंग मुद्दा, निर्णायक मुद्दा 5वें चरण में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
मैं फिर एक बार बता दूं आपको कि बेरोजगारी और महंगाई, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं। दूसरा भी जो सन्यास की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से हिंदू परंपरा के अंदर जो सन्यासी होता है वो राजा की कुर्सी पर नहीं बैठता है। सन्यासी जंगल में जाता है, मोह और जो गृहस्थ आश्रम उन सबसे मोह त्याग करके जाता है। इसको भी जरा समझने की जरूरत है। सुकेश जी, डिफाइनिंग मुद्दा किस चीज पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ये लड़ाई हो रही है ना, जो ये चुनावी दंगल है, ये जबरदस्त चल रहा है और हर चरण में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। कुछ एक डिफाइनिंग फीचर होता है कि इस पर नजर जरूर रखनी होगी। यहां जो मैंने मंडल की और कमंडल की बात की, चाहे वो चित्रकूट हो या प्रयागराज हो या अयोध्या हो, वो पुरानी गूंज अभी भी है क्या कमंडल की? मंडल के साथ घालमेल हो पाएगा क्या? वो प्योर केमिस्ट्री हो पाएगी? क्या आपको दिख रहा है? ये टेस्ट केस है कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक बहुत बड़े नेता ने एक बार मुझे कहा था कि विवादित ढांचा कहती है बीजेपी उसको, कि मस्जिद तोड़ने का वोट मिलता है, मंदिर बनाने का कितना वोट मिलता है मुझे नहीं मालूम, विध्वंस का वोट मिलता है। तो उसका भी एक टेस्ट केस ये है। लेकिन जो बात आशुतोष भी कह रहे थे, उसका जिक्र मैंने भी किया था कि पॉकेट्स में ही सही बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लाभार्थी है। क्या वो बेरोजगारी से निकलकर उस तरफ जाएगा कि कम से कम इन विषम परिस्थितियों में सरकार ने हमको संबल दिया, जिनको वो मिलता है, क्या वो एक साथ वोट करेंगे? तो जातीय गोलबंदी जो है हम आंख मूंद नहीं सकते, क्योंकि सभी पार्टियां, बीजेपी इसको डिबेट्स में मना करेगी, लेकिन उनको भी मालूम है। आपको फिर से याद करा दूं, दर्शकों को याद करा दूं, छुट्टा पशु भी एक इशू है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, इस इलाके में और बढ़ेगा वो। लेकिन जातीय गोलबंदी एक बड़ा मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं होता